नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7 कृष्णा संडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सरेखा रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए केंद्र के बाद प्रदेश सरकार ने भी दी हरी झंडी, स्वीकृत की राशि। लालबर्रा पांडरवानी पंचायत बॉडी को दिलाई गई शपथ। कार्यक्रम में लांजी विधायक ने बालाघाट विधायक पर साधा जमकर निशाना। बारासिवनी के मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर से 30,000 रुपए की मिस ब्रांडेड दवाई की गई जब्त। सावरी गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में हुई मारपीट, 7 लोग हुए घायल, आधा दर्जन के खिलाफ मामला दर्ज। स्कूली बच्चों में बड़ा वायरल प्रकोप का संक्रमण, रोजाना स्कूल से वापस हो रहे आधा सैकड़ा से अधिक बच्चे। जिले के भीतर 122 गांवों में बीएसएनएल की 4G सुविधा देने का आदेश दिख रहा पूरी तरह से हवाई। गोंदिया रेलवे स्टेशन में बीती रात एक व्यवसायी जहर खुरानी का शिकार हो गया, किंतु यह व्यवसायी गोंदिया रेलवे स्टेशन में बिस्किट खिलाने वाले तत्व के लूटपाट का शिकार नहीं हो पाया। रात्रिकालीन ट्रेन में गोंदिया से वारासिवनी पहुंचे व्यवसायी शिवम पिता विजय कुमार अवधिया 26 वर्ष ग्राम पनबेरी थाना लालबर्रा निवासी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया था, जिन्हें उपचार के बाद जिला अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवम अवधिया लालबर्रा निवासी चूना का धंधा करते हैं। 4 अगस्त की रात्रि शिवम अवधिया गोंदिया से बालाघाट आने के लिए गोंदिया रेलवे स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें बिस्किट खाने के लिए दे दिया और शिवम अवधिया ने अज्ञात व्यक्ति के द्वारा दी गई बिस्कुट को खा भी लिया। शिवम अवधिया जब ट्रेन में बैठकर गोंदिया से वारासिवनी पहुंचे तब उन्हें उल्टियां होने लगी। तब उन्होंने अपने चाचा सोनू अवधिया को बताया, जिन्होंने रात्रि 1:45 बजे शिवम अवधिया को वारासिवनी से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया, जहां उपचार के दौरान स्वस्थ होने पर सुबह उन्हें छुट्टी दे दी गई। बालाघाट शहर की वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या के रूप में लोगों की परेशानी का कारण बनते जा रही सरेखा रेलवे ओवरब्रिज के लिए 2 दिन पहले केंद्र सरकार के द्वारा हरी झंडी दी गई थी, तो 4 अगस्त को मध्य प्रदेश शासन ने भी बजट स्वीकृत कर ओवरब्रिज बनाने का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि ओवरब्रिज निर्माण कार्य की पहली प्रक्रिया टेंडर सहित अन्य प्रक्रिया सही समय पर हो जाए, जिससे जिलेवासियों को भविष्य में सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का लाभ मिल सके। प्रदेश सरकार के द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने की जानकारी स्वयं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक गौरीशंकर बीसे ने दी और बताया कि प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग के द्वारा बालाघाट गोंदिया सड़क के सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए 70 करोड़ 85,82,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। विधायक श्री बीसे ने बताया कि रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की निविदा आदि की प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र ही इसका कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। निश्चित ही केंद्र और प्रदेश शासन के द्वारा सरेखा ओवरब्रिज निर्माण कार्य पर अनुमति दिए जाने के बाद बालाघाट गोंदिया रोड पर आवागमन को सुचारू रूप से व्यवस्थित संचालित करने के लिए गौरव पथ पर अंडर बाईपास निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जा सकता है। आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि रेलवे के द्वारा पटरियों के ऊपर ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसमें लगभग 4 कॉलम बनाए जाएंगे। उसके बाद पटरियों के दोनों ओर मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा और ब्रिज के लिए बिल्डर और उसके ऊपर छत का निर्माण कार्य किया जाएगा। रेलवे के द्वारा 4 कॉलम और उसके ऊपर बनाए जाने के वाली छत के लिए 14 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 70 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह से यह ओवरब्रिज लगभग 85 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में बनेगा। वारासिवनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम वाराटोला निवासी 25 वर्षीय अर्पित बैस ने मानसिक तनाव में आकर जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसका स्वास्थ्य खराब होने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। अर्पित के छोटे भाई अमित बैस ने बताया कि घर में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। अर्पित के द्वारा किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया गया। स्वास्थ्य बिगड़ता देख उसे जिला अस्पताल आकर भर्ती कराया गया। वह अस्पताल से भी भागने की कोशिश करता है, इसलिए उसे बांध कर रखा गया है।
वो थाइमेट खा लिया था, उस वजह से आया था। क्यों खा लिया थाइमेट ने? पता नहीं, अब इस दारू के नशे में खा लिया तो पता नहीं। कितने समय की घटना है? ये सुबह कितना बजे, अब टाइम तो नहीं मालूम, पर सुबह की बात है। आप लोग को कैसे पता चला इसने थाइमेट खा लिया? तो घर पे ही दिए ना अपन, हाँ। तो पता चला कि इसने थाइमेट खा लिया, वो पैकेट ला लिया उसका, तो दिख गया अपने को भी। कोई बात विवाद हुआ था क्या? नहीं, बात कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं। घर में कौन कौन रहते हैं इसके साथ में? साथ में मम्मी पापा, उनकी वाइफ और 2 बच्चे और मैं। तो ये आपके साथ में फिर घर में खेती बाड़ी काम करने लगते हैं कि नहीं लगते? नहीं, खेती बाड़ी का काम नहीं करते। नशे में रहते हैं। नशे में रहते। तो आप बोलते नहीं इनको कि? बहुत बोले अपन कि ये नशा होता मत करा करो, सुनता ही नहीं ना, सुनता ही नहीं, हमारी कुछ भी बातें नहीं सुनता। अभी हालत कैसी? हालत अभी थोड़ी सी आराम है। मौसम का बदलता मिजाज, कभी बारिश तो कभी तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने वायरल फीवर का मर्ज बढ़ा दिया है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों में दिखाई दे रहा है, जिसकी चपेट में सबसे ज्यादा स्कूल जाने वाले नौनिहाल बच्चे दिखाई दे रहे हैं। नगर के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे रोजाना ही बीमार हो रहे हैं। कुछ इसी तरह के हालात शहर के बालाघाट इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल में भी दिखाई दे रहे हैं, जहां पर मौसमी बीमारी की चपेट में आकर पिछले 1 सप्ताह से 30 से 40 बच्चे रोजाना ही बीमार हो रहे हैं। वहीं आज अन्य स्कूलों के भी यही हाल है। मौसमी बीमारी के प्रकोप के चलते नगर के जिला अस्पताल सहित निजी अस्पताल व क्लिनिकों की ओपीडी मरीज बच्चों से भरी पड़ी हुई है। तो वहीं जिले के तमाम निजी व सरकारी अस्पतालों में बीमार बच्चों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही। मौसम परिवर्तन के कारण बच्चों में तेजी से फैल रहे इन्फेक्शन से बचने के लिए स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन और स्कूल प्रबंधन से स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाने की मांग की। तो वहीं स्कूल प्रबंधन भी स्वीकार कर रहा है कि पिछले 1 सप्ताह से रोजाना ही 30 से 40 बच्चे बीमार हो रहे हैं। वायरल फीवर को लेकर? वायरल फीवर तो सभी जगह चल रहा है, माहौल ही वैसा है, मौसम सब इस हिसाब से, तो बच्चों को तो प्रॉब्लम हो रही है। आपके बच्चों को भी प्रॉब्लम हुई थी? जी, बच्चों को भी हुई, हफ्ते भर पहले की, अब ठीक है। क्या लगता है कि क्या स्कूलों में ऐसा स्वास्थ्य शिविर या कैंप ऐसा लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, बच्चे कॉमन है ये तो, मैंने सभी तरफ चल रहा है। बिल्कुल। और क्या, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाएं, स्कूल की तरफ से लगाएं, ये पहल करनी चाहिए ऐसे तो। और ये जो बीमारी है ये वायरल हम हर जगह से फैल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्कूल में, हर जगह से हो रहा है। जैसे कुछ इन्फेक्टेड बाहर से होके आए, टेस्ट चल रहा है तो बच्चे आ रहे हैं, तो एक से दूसरे को हो गया। नियर अबाउट 30 to 40 बच्चे ऐसे हैं जो बीमार हो रहे हैं, बुखार चल रहा है, और कुछ ऐसे हैं कि जैसे 2-3 दिन में ठीक हो जा रहे हैं। इस टाइप से चल रहा है सर, ये हर जगह है और यहाँ स्कूल का ही ये कुछ ही नहीं। अपनी तरफ से तो हम पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं कि बच्चों को ना हो। टेस्ट के बाद पेरेंट्स को हम अलाउ कर देते, आप ले जाइए, ताकि दूसरे बच्चे इन्फेक्टेड ना हो। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ये कब से चल रहा है इस टाइप का? ये करीब 1 हफ्ता करीब हो रहा है सर, नियर अबाउट अ वीक। एक हफ्ता लगातार ऐसी हो? हाँ, ऐसे हो रहा है, नियर अबाउट अ वीक चला आ रहा है। तो क्या लगता है कि यानी पानी वानी में कोई दिक्कत होगी या ऐसा कुछ? नहीं सर, यहाँ स्कूल का तो पूरा ये है, बाकायदा सफाई होता है, सब चीज है, फिल्टर्ड हो रहा है वाटर, फिल्टर्ड वाटर मिल रहा है। और कई बच्चे जो घर से पानी लेके आ रहे हैं वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं सर। ये प्रॉब्लम एक ही स्कूल की नहीं है? ये हर जगह, जी हाँ। पानी है और बाहर का इन्फेक्शन क्या है, आपस में लोग मिलते हैं। इन दिनों बड़ी संख्या में 5 वर्ष तक के बच्चे पीलिया, वायरल बुखार, टाइफाइड, पेट की खराबी, डायरिया जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बच्चों के साथ बड़ों को भी बीमारियां घेर रही है, जिनसे बचने की सलाह देते हुए जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवाल ने बच्चों को उबालकर पानी पिलाने और पानी में फ्लोराइड युक्त गोली का उपयोग करने की भी सलाह दी है। देखिए, ऐसा है, ये है बरसाती मौसम होता है, इस समय बारिश आती है और पानी जो आता है तो पानी थोड़ा गंदा भी हो जाता है। इस समय ज़्यादातर क्या होता है कि क्लोरीन टैबलेट का यूज़ किया जाता है, जो भी मतलब शासकीय संस्था है या जहाँ पे भी पानी का यूज़ होता है। जैसे हम लोग हॉस्पिटल की बात करें तो हम लोग जो मरीज लोग पानी पीते हैं, इसमें हम लोग क्लोरीन टैबलेट्स का यूज़ करते हैं, जो हम टंकी में डालते हैं, ताकि पानी में जो संक्रमण बैक्टीरिया ओपन हो रहे हैं या आ रहे हैं तो उनका वो मतलब विनाश कर सके। तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि इन पानी को पीने से और गंदा पानी पीने से ये होता है कि पेट में बड़ी जल्दी संक्रमण लग जाता है, जिसमें पेट दर्द, उल्टी, पतले दस्त होना, डायरिया हो जाना और बुखार आना, ये सब चीज़ परेशानियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी मतलब गार्डियन है, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को पानी उबाल के पिलाएं
और जैसे संस्था है वहाँ पे क्लोरीन टैबलेट का यूज़ करें जिससे कि पानी संक्रमण रहित हो सके। तो ऐसे पानी का उपयोग करने से ऐसी परेशानी कम होगी। और ज़्यादा से ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर पानी उबाल के पिया जाता है तो उससे वो संक्रमण वाले जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि पानी उबला जाए। आपके यहाँ पे डेली कितने बच्चे आ रहे हैं? अभी यहाँ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पर डे के यहाँ पे 20-25 एडमिशन आते हैं। और ओपीडी में भी बच्चा विभाग जो है पीडियाट्रिक विभाग, वहाँ पे भी ओपीडी में काफ़ी ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो डायरिया, वोमिटिंग और पेट दर्द से शिकायत लेकर के आते हैं। बच्चे भी यहाँ काफ़ी। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसे सुनकर शायद आपको अच्छा भी लगे और आश्चर्य भी होगा और थोड़ा दुख भी। दरअसल कुछ दिन पहले जिला प्रशासन की ओर से एक खबर रिलीज की गई जिसमें बीएसएनएल को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा बजट जारी किए जाने की जानकारी दी गई। यह खबर जिले के लिए इसलिए भी बड़ी दिखाई दी क्योंकि जिले के 122 गांव का चयन किया गया जिसमें 4G के टावर लगाने की योजना का भी वर्णन किया गया था। दरअसल यह खबर हमें थोड़ी सी आश्चर्यजनक लगी, इसलिए हमने इस खबर की तह तक जाने की कोशिश की। बीएसएनएल विभाग के कनिष्ठ अधिकारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारी से जानकारी लेने की कोशिश की गई कि बीएसएनएल बालाघाट जिले के भीतर 4G सेवाएं कब से शुरू कर रहा है। 122 गांव में बीएसएनएल कब तक 4G सेवाएं बहाल कर देगा। शायद हमारा सवाल अधिकारियों को थोड़ा आश्चर्यजनक लगा। उन्होंने उल्टा हमसे सवाल किया कि आप तक यह जानकारी कैसे पहुंची। बात जनसंपर्क विभाग के द्वारा भेजे गए समाचार तक पहुंची तो पता चला कि यह खबर क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय के द्वारा जनसंपर्क को प्रकाशित करने के लिए दी गई थी। बीएसएनएल के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया जिसमें जिले के भीतर 4G सेवाएं प्रारंभ करने जैसा कोई आदेश हुआ हो। बालाघाट जिला मुख्यालय के भीतर अब तक कोई भी 4G सेवा स्टार्ट नहीं हो पाई है, तो गांव में स्टार्ट करना दूर की बात है। हाल ही में रिटायरमेंट होने वाले बीएसएनएल कर्मचारी अधिकारियों ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार बीएसएनएल की बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेदार है। निजी कंपनियां आगामी दिनों में 5G लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। बीएसएनएल को अब तक 4G लॉन्च करने की अनुमति नहीं मिली। यदि आज अनुमति मिल गई भी तो पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 वर्ष का समय लग जाएगा। जब तक 5G टेलीकॉम बाजार में आम बात हो चुकी होगी उस समय कोई 4G भी लेना पसंद नहीं करेगा। नतीजा वर्तमान समय की तरह सरकार यही कहते हुए बीएसएनएल से किनारा कर लेगी कि 5G के सामने 4G नहीं टिक पाएगा और शायद यही पूरी योजना ठंडे बस्ते में चली जाएगी। लालबरा नगर मुख्यालय में डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए पद्मेश 24/7 में प्रमुखता से इस खबर को दिखाए जाने पर व्रताकार सेवा सहकारी समिति लालबरा में डीएपी खाद 1200 बैग डीएपी खाद आने के बाद अब किसानों को डीएपी खाद का वितरण शुरू कर दिया गया है। व्रताकार सेवा सहकारी समिति में डीएपी खाद आने की जानकारी मिलने के बाद खाद लेने वाले किसानों की भीड़ बढ़ने लगी है और कर्मचारी के द्वारा जिन किसानों का खाता समिति से लेन देन साफ है उन्हें उधारी में खाद दिया जा रहा है। डीएपी खाद फसल में डालने के बाद अब किसानों को यूरिया खाद की आवश्यकता है, परंतु व्रताकार सेवा सहकारी समिति में यूरिया खाद खत्म हो चुका है एवं 50 टन यूरिया खाद की डिमांड प्रशासन को भेजी गई है। किसानों के लिए अभी पर्याप्त 1200 बोरी लगभग तो डीएपी किसानों को वितरण भी चालू है। लगभग किसान हो भी चुके हैं अभी। तो कितने बैग आया है अभी? 1200 बैग आया है। और यूरिया यूरिया ख़त्म हो गया तो डिमांड भेज दी गई थी 40-50 टन की। वो आ जाएगी 1-2-3-4 दिन। अभी वर्तमान में कौन सी खाद की ज़्यादा डिमांड है? अभी तो फिलहाल कोई खाद की डिमांड नहीं है, बस यूरिया की अब बढ़ेगी डिमांड, तो उसके लिए भी हमने मतलब डिमांड भेज दी है। वो आए। जिले के भीतर दवाइयों का अवैध व्यापार बहुत अधिक फल फूल रहा है। समय सीमा पर खाद्य विभाग और औषधि विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है, बावजूद इसके कि व्यापार थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में औषधि निरीक्षक मनीषा धुर्वे एवं उनकी टीम ने गत दिवस वारासिवनी में मेडिकल स्टोर्स पर छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान 2 मेडिकल स्टोर से 30,000 रुपए के मिस ब्रांडेड ड्रग्स जब्त किए गए। औषधि निरीक्षक मनीषा धुर्वे ने बताया कि मेसर सिंगो फार्मा वार्ड नंबर 3 पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने वारासिवनी एवं कृष्णा मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स वार्ड नंबर 3 वारासिवनी पर छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान इन दुकानों से लगभग 30,000 रुपए की मिस ब्रांडेड ड्रग्स का समस्त स्टॉक एवं दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया। इस प्रकरण में विवेचना जारी है। कार्रवाई के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रसाधन में पदस्थ लिपिक मंसूरी मुबारक भी उपस्थित थे। लालबरा पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान प्रारंभ कर 4 अगस्त की शाम 7 बजे थाने के सामने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दुपहिया वाहनों की जांच कर पीओएस मशीन से दुपहिया वाहनों के ई चालान काटे गए।
पुलिस प्रशासन के द्वारा पूर्व में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 4 पहिया दोपहिया वाहन चालकों के चालान रसीद के माध्यम से काटा जाता था, परंतु जिले के अन्य थानों के साथ ही अब लालबरा थाना पुलिस के द्वारा रसीद के माध्यम से वाहन चालकों के चालान काटना बंद कर ई चालान काटना प्रारंभ कर दिया गया है। आज ई चालान के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें थाना प्रभारी महोदय के द्वारा इसमें प्रशिक्षण भेजा गया था। कंट्रोल रूम में इसका प्रशिक्षण हुआ। ये चालान के तहत चालानी कार्रवाई फोर व्हीलर से करना था, जिसमें आज 2 वाहनों का 2 पहिया वाहनों का थाना लालबर्दा में ये चालान के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें 250 रुपये वसूल कर 500 रुपये सम्मत वसूल किया गया। इससे पहले क्या है, हाथ से कट्टा उसमें रसीद काटा जाता है, जो एक कंप्यूटरीकरण हो गया है, जो डायरेक्ट भोपाल से कनेक्टिविटी है, जो ये चालान की कार्रवाई जो डायरेक्ट भोपाल में इसका दिखा। वैनगंगा नदी के छोटे पुल से नदी में छलांग लगाने वाली 20 वर्षीय बारिसोनी कॉलेज की छात्रा 7 दिन के बाद जीवित अवस्था में मिली है। दरअसल 29 जुलाई को युवती का बैग वैनगंगा नदी के छोटे पुल के पास मिला था और युवती लापता थी, जिससे चलते युवती के वैनगंगा नदी में कूदकर आत्महत्या करने का अनुमान लगाया जा रहा था। पुलिस ने बैग में मिले प्रवेश पत्र के आधार पर उसकी पहचान की थी, जिसके बाद परिजनों की रिपोर्ट पर बालाघाट सहित पड़ोसी थाना और राज्य की पुलिस वैनगंगा नदी में युवती की तलाश कर रही थी। वहीं एक दिन पूर्व ही युवती के परिजनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर युवती का पता लगाने की गुहार भी लगाई थी। आखिरकार गुरुवार को पुलिस ने युवती को जीवित अवस्था में पकड़ लिया है। पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। आपको बताया कि 29 जुलाई को युवती कटंगी से अपने भाई के साथ पेपर देने के लिए बारासिवनी गई थी। प्रश्न पत्र हल करने के समय समाप्त होने के बाद युवती का भाई जब उसे लेने के लिए कॉलेज पहुंचा था, लेकिन युवती कॉलेज से गायब हो गई थी। इस दिन देर शाम तक जानकारी मिली कि युवती का बैग वैनगंगा नदी के छोटे पुलिया के पास मिला है, जिसके बाद सभी ने युवती के नदी में छलांग लगाने का संदेह जताया था और पुलिस भी नदी की खाक छानने में लगी हुई थी। मगर 4 दिन बाद भी युवती का शव कहीं बरामद नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल के जरिए युवती के लोकेशन को ट्रेस किया, जिसमें पता चला कि युवती का लोकेशन अलग अलग स्थानों में दर्ज हो रहा है और पुलिस इसी के आधार पर युवती की तलाश में निकल पड़ी और युवती को पकड़ने में वह सफल भी हुई। अब पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा इस मामले की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।